कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने जहां पूरे देश को झकझोर के रखा है और ढेर सारे ऐसे इंडस्ट्री, ढेर सारे ऐसे कार्यक्षेत्र और ये यूँ कहें कि ढेर सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो इस कोरोना की वजह से प्रभावित हुई हैं, उसमें एक तरह से सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारी बेसिक आवश्यकताओं में से एक हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जिसको इस कोरोना ने पूरी तरह से चौपट कर दिया है। महानगरों की बात हम नहीं कर सकते, जहां संपूर्ण संसाधन उपलब्ध हैं, जहां के संसाधनों के आधार पर हमारा समाज और हम एक तरह से कहें कि हमारा तंत्र अपना पीठ थपथपा रहा है कि हमने सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा है और इस पूरी कोरोना ने हमें किसी तरह से कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है, हमें किसी तरह से प्रभावित नहीं किया है। लेकिन वर्तमान परिवेश में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है ये आपके सामने है और आप उसको बेहतर महसूस कर रहे होंगे। एक अभिभावक के तौर पर, एक छात्र के तौर पर, एक विद्यालय संचालन समिति के तौर पर और एक प्राइवेट अध्यापक के तौर पर अध्यापन कार्य शुरू से ही सेवा का विषय रहा है। सेवा भाव से आप विद्यालय में जाते हैं, किसी विद्यालय के गेट पे लिखा रहता है कि आप ज्ञानार्थ आइए और शिक्षार्थ जाइए। इस तरह के ढेर सारे स्लोगन आपके सामने आते हैं, लेकिन वो स्लोगन कितने चरितार्थ हो रहे हैं इस कोरोना में, ये आपके सामने है। समाज को आईना दिखाता यह एक समस्या जो आपके सामने है और जिसके बारे में आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में आप जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और शायद अपनी बेसिक आवश्यकताओं को टाल रहे हैं, लेकिन ये आगे आने वाले समय में आपके लिए कितना नुकसानदायक होगा, आपको कितना प्रभावित करेगा, इसके बारे में आप विचार नहीं कर सकते। वर्तमान परिवेश में इस वीडियो के माध्यम से आज हम एक विद्यालय प्रबंध समिति तंत्र के लोगों के साथ हैं और इनकी कुछ समस्याएं हैं। जब से कोरोना चल रहा है तब से ये लोग अपनी समस्याओं को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं कि इनकी भी सुनी जाए, इनके इस पूरे सिस्टम के बारे में भी विचार किया जाए। सरकारी तंत्र, प्रशासन, सब लोग मिलके इनकी समस्याओं का समाधान करें। इसके लिए इन लोगों ने कई जगहों पर ज्ञापन दिया, लोगों, अधिकारियों से, नेताओं से, राजनीतिज्ञों से अपनी समस्याओं को अवगत करवाया, लेकिन अभी तक अगर ये कहें कि परिणाम कुछ भी नहीं निकला तो ये सही होगा। वर्तमान समय में ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने किसे अवगत करवाया है, क्या है इनकी समस्याएं, हम इनसे ही जानेंगे। पूर्वांचल स्कूल केयर एसोसिएशन, पूर्वांचल में जो विद्यालय प्राइवेट संचालित होते हैं उनका एक संगठन है और इसके कुछ सदस्य यहाँ हमारे साथ हैं और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी मूलभूत समस्याएं क्या हैं और किन समस्याओं के निराकरण के लिए ये लोगों से मांग कर रहे हैं, अधिकारियों से मांग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मनोज जी से जानते हैं कि यह क्या हैं, किस पद पे हैं और इनकी प्रमुख मांगें क्या हैं। तो सर, क्या है आपकी प्रमुख मांगें और पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। सर्वप्रथम मैं जनमंच के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मैं मनोज विश्वकर्मा, अध्यक्ष पूर्वांचल स्कूल केयर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश, कुशीनगर। अभी आपने ये जो प्रश्न रखा कि क्या समस्याएं, किन समस्याओं पे हम मांग पत्र सरकारी तंत्र के पास उनके हाथों में सौंप रहे हैं, तो ये बताने में कहीं कोई शक नहीं कि आज इस देश में कोरोना महामारी के बाद अगर सबसे ज़्यादा, सबसे निचली पायदान पे कोई जाके अटका हुआ है तो वो शिक्षा व्यवस्था है। और उस शिक्षा व्यवस्था के तहत आप देख सकते हैं कि आज बच्चे जो घरों में बैठे हैं उनका कॉल आता है स्कूल के प्रबंधकों के पास कि सर हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था तमाम प्रबंधक बंधुओं ने किया, लेकिन जो नेट की व्यवस्था है उसके कारण वो फेल्योर रहा। हम लोगों ने शासन से मांग किया कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं दिख पाया। इसके बाद अगर हम अपनी समस्याओं पे आते हैं, अर्थात विद्यालयों की समस्याओं पे, तो सरकार ने, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने इस प्रदेश में तमाम हज़ारों विद्यालयों को रेंट पे, लीज पे कह लीजिए तो मान्यता प्रदान की हुई है, जिनका पिछले 15 महीनों से 18 महीनों से रेंट बकाया है और मकान मालिक उस स्कूल ऑनर को टार्चर किए हुए हैं। बिजली का बिल बकाया है और वहाँ से वो टार्चर हो रहा है। कुछ स्कूल वालों ने
अभिभावकों के डिमांड पे वाहन ले लिया, स्कूल वाहन, जिससे बच्चों को लाने ले जाने में सुविधा हो पावे। आज उनके किस्तों का भुगतान वो प्रबंधक नहीं कर पा रहा है और चारों तरफ से प्रबंधक टार्चर ही टार्चर होता आ रहा है। साथ ही साथ उसके साथ कुछ शिक्षित बेरोजगार जो बीएड टेट क्वालिफाइड करके और कुछ ऐसे हैं जो बीटीसी करके इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने का कार्य करते हैं, उनको भी पूरा मानदेय हम नहीं दे पा रहे हैं। निश्चित तौर पे ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं कि हम अपने कर्मचारियों को पूरा मानदेय नहीं दे पा रहे हैं। इस चीज़ों को भी हमने सरकार से अवगत कराया। हमने डिप्टी सीएम को भी पत्र लिखा, हमने माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से उस हर एक निचले पैदान से ऊपर बैठे हुए लोगों तक हमने अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन वही खोदा पहाड़ निकले चूहिया, शासन ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया और हम अभी उसी आस में बैठे हुए हैं कि अब कुछ परिवर्तन होगा, अब कुछ परिवर्तन होगा। दिखता कुछ भी नहीं है। कोरोना के पहले दौर में पहला जो चरण आया था उसमें विद्यालय परेशान रहे और दूसरे चरण में भी विद्यालय परेशान है। आप इतने दिनों से सिस्टम को देख रहे हैं, लगभग समय समय पर बहुत सारे चीज़ों को खोलने की अनुमति मिल जाती है। कभी बाज़ार खुलते हैं, कभी शॉपिंग मॉल खुलते हैं, कभी धर्मस्थल खुलते हैं, सबसे ज़्यादा तो शराब की दुकानें खुलती हैं। बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से स्लोगन चलते थे कि नहीं चाहिए शिक्षालय, केवल मधुशाला चाहिए या फिर मदिरालय चाहिए। इन सारी व्यवस्थाओं को देख के आपको क्या लगता है कि जो लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या सोच है? अगर एक शब्दों में कहा जाए तो हम तो इसको देख के हम सभी को ये महसूस हो रहा है कि हम अपने आप में पूरा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमने जो सोच लिया, जो इस देश का स्लोगन था कि एक विद्यालय अगर खुल जाता है तो तमाम जेल के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हम विद्यालय खोल के क्या कर लिए, कौन सा गुनाह कर लिए कि आज सरकार को वो मधुशाला भी दिख जाता है, आज सरकार को वो मंदिर और मस्जिद भी दिख जाता है, आज सरकार को वो हर स्टेशन दिख जाता है, लेकिन विद्यालय नहीं दिखता है। कभी कभी तो ये लगता है कि इन विद्यालयों को बंद करने वाले जो मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय हैं शायद भूल तो नहीं गए कि हमने विद्यालयों को भी लॉक किया है। एक बार उनको याद दिलाने की ज़रूरत है। और इन मधुशाला के खुलने से, इन विभिन्न प्रकार के और भी प्रतिष्ठानों के खुलने से, इन रेस्टोरेंट के खुलने से हम सभी अपने आप को पूरा ठगा हुआ महसूस करते हैं कि हमारे छात्र जो आज स्कूलों में, इंटरमीडिएट कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में छात्र नहीं आ रहे हैं, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो रास्ता भटक रहा है और नतीजा है कि वो बच्चे भी मधुशाला की तरफ दिख रहे हैं और देखने में हम अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहे हैं। शिक्षा की ज़रूरतों पर आपने अपनी समस्याएं बताई, यहाँ एक साइड में और भी हैं, इनसे भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सिद्धार्थ जी, सबसे प्रारंभिक आवश्यकताएं क्या हैं कि एक ग्रामीण क्षेत्र, जिसमें कहते हैं ना कि देश का दिल जो है वो गाँव में बसता है, शहरों में बैठे हुए लोग नीतियाँ बनाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से हम अपने जनप्रतिनिधि चुन के ऊपर भेजते हैं ताकि वो हमारी समस्याओं को उठाएंगे। आपको क्या लगता है कि आपके जनप्रतिनिधि आपकी समस्याओं से कितने अवगत हैं? देखिए, हम लोग अपने स्कूल एसोसिएशन के द्वारा, हम लोग के जिलाध्यक्ष माननीय मनोज विश्वकर्मा जी के द्वारा कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है जनप्रतिनिधियों को, और ऊपर से कहीं भी कोई हम लोग को सटीक जवाब नहीं मिला, जिसके चलते आज गांव में जितने विद्यालय चल रहे हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। समस्या, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। और ऊपर हमको तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन विद्यालय प्रबंधक के नाते मैं कह रहा हूँ, ऊपर शासन सत्ता में बैठे लोग, उनको ये दिख रहा है कि हम शहर में हैं तो शहर में बड़े बड़े विद्यालय हैं, उनको फ़ी वो ले रहे हैं तो गांव में भी फ़ी मिल जाता है। गांव में चूँकि बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और गांव के लोग ये कहते हैं कि जो विद्यालय चलेगा तो फ़ी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को गाँव क्षेत्र में चलने वाले विद्यालयों के विषय में कोई ठोस कदम उठानी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल जिसको लेकर सबसे पहले प्राथमिक विद्यालयों ने और जूनियर हाई स्कूलों में एक रोस्टर जारी हुआ कि सारे बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत अगर जानने की कोशिश की जाए, उसके लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए जनपद में, लेकिन अगर उनसे भी सवाल पूछा जाए तो शायद उनको नहीं पता है कि इस शिक्षा का क्या मतलब निकल रहा है और लोग कैसे जान रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। आज के इस वर्तमान समय में जहाँ सारे रोज़गार ठप हैं, वहाँ उनके पास इस महंगाई के दौर में एक तरह से कहा जाए कि जियो का ज़माना वो था जब लोग कहते थे कि फ्री में डाटा मिल रहा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज वो डाटा भी फ्री नहीं रहा,
कितनी महंगाई हो गई है डाटा की, ये आपको भी पता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जिनके पास डाटा है भी, नेटवर्क कनेक्टिविटी से काफ़ी दिक्कतें आती हैं। पूर्वांचल स्कूल केयर एसोसिएशन के संरक्षक हमारे साथ हैं और इनसे भी हम जान लेते हैं। बुज़ुर्ग हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से कई दौर को इन्होंने देखा है। इनसे भी हम जानते हैं कि पुरानी शिक्षा पद्धति और वर्तमान में जो डिजिटल शिक्षा पद्धति है, इससे बच्चों को कितना नुकसान होता है और बच्चे इस सारी चीज़ों को कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। क्या इस शिक्षा पद्धति का कोई मतलब भी है? महोदय, क्या बताएं। सबसे पहले पुरानी शिक्षा पद्धति और वर्तमान की शिक्षा पद्धति में काफ़ी अंतर है। पुरानी शिक्षा पद्धति ऑफलाइन हुआ करता था, बच्चे पढ़ते थे, शानदार बनते थे, अध्यापक जो है गुरुकुल के तरह से पढ़ाता था और बच्चों का सर्वांगीण विकास होता था। आज डिजिटल इंडिया की स्थिति है कि हम आपसे कह सकते हैं श्रीमान जी कि विद्युत व्यवस्था इतनी खराब है कि 1 महीने में 10 दिन बिजली का लाइट मिल सकता है और 1 महीने में 20 दिन लाइट नहीं है। आज मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं डिजिटल ऑनलाइन पढ़ाई, तो मैं तो कह सकता हूँ कुशीनगर जनपद में किसी तरह की ऑनलाइन पढ़ाई आप करा ही नहीं सकते हैं। 3 दिन बाद रात ही लाइट आया है और 2 घंटे रहा है, फिर लाइट भग गया है। कहाँ से डिजिटल पढ़ाई होगी? मैं तो कहूँगा सरकार से, आपसे भी निवेदन करूँगा और पूरे शासन से निवेदन करूँगा कि जो ऑफलाइन पढ़ाई होती रही है पहले गुरुजनों के गुरुकुल के आधार पर, वैसे ही अब विद्यालय को खोलना चाहिए और उसी शिक्षा व्यवस्था के तहत बच्चों को पढ़ाना चाहिए। नहीं तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे और सरकार को कहीं नौकरी देने लायक कहीं बच्चे मिल नहीं पाएंगे। इस नाते सीधे पढ़ाई हो, ऑफलाइन हो, और यह डिजिटल पढ़ाई बस वही बड़े लोगों के लिए है जो करोड़पति हैं, लैंडलॉर्ड हैं, मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के, शिक्षा मंत्री के, विधायक के, सांसद के बच्चे हैं, बस वही ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन गरीब का बेटा कभी नहीं पढ़ सकता है। अब उसके घर भोजन के लिए आज व्यवस्था नहीं है, पूरे महीने में 2 बार सरकार फ्री में अन्न दे रही है, तो कहाँ से जो है वह बच्चा उस पैसे को भराएगा और ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएगा। इस नाते गरीब बच्चों के लिए ऑफलाइन पढ़ाई कराई जाए और बड़े लैंडलॉर्डों के लिए, मंत्री और विधायक के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। हम लोग इसका समर्थन करते हैं, लेकिन गरीबों के लिए ऑफलाइन पढ़ाई कराई जाए, यही हम मांग भी करते हैं। बच्चे बर्बाद हो गए हैं और अभिभावक की स्थिति क्या है? अभिभावक भी एकदम तबाह है। बच्चे पूरा रात दिन सुबह शाम जो है घर में थाली पटक रहा है, घर का जो है बर्तन फेंक रहा है और पूरे घर में तांडव मचाया हुआ है। अभिभावक भी परेशान है कि विद्यालय खुले, बच्चों को भेजें, बच्चे पढ़ने जाएं, ABCD क ख ग घ पढ़ें। वरना मैं तो देख रहा हूँ दारू पीने वालों सड़क पे रात में मारपीट कर रहे हैं और पढ़ने वाले बच्चे घर पे बैठे हुए हैं। पूरा जो तैयारी करने वाले दिल्ली से लेकर इलाहाबाद, वाराणसी के बच्चे हैं जो बड़े पदों पर जाना चाहते हैं, आज 1.5 वर्षों में हमारी सरकार उनको समाप्त कर दी है, उनकी परीक्षा तक समाप्त कर दी है। और यहाँ तो सर क्या कहूँ, हाई स्कूल इंटर के बच्चों का तो जीवन ही बर्बाद कर दिया गया। एक तरफ विधानसभा चुनाव करा दिया गया और दूसरा बिहार में चुनाव करा दिया गया और गुजरात में चुनाव कराने की तैयारी हो रही है और उत्तर प्रदेश में गांव सभा का चुनाव कराया गया और हाई स्कूल इंटर के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। दुर्भाग्य है, ये बच्चे खत्म हो गए। अब ये बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, पूना, पंजाब, दिल्ली, कलकत्ता जाकर पकौड़ा बेचेंगे और चौराहे पर खड़ा होकर के अंडा और वही क्या कहते हैं चिकना बेचेंगे। लेकिन ये बच्चे पढ़ करके सफल नहीं हो पाएंगे। सरकार से मांग करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, विद्यालय खुलवाइए, बच्चों को पढ़वाइए और क्षेत्र के आम गरीबों के बच्चों को आगे बढ़ा करके समाज की अगली पंक्ति में लाइए। यही मेरा दरखास्त है। ये सारी समस्याएं हैं और वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसीलिए इस वीडियो को दूसरे पार्ट की तरफ ले जाएंगे और उस पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जिन संस्थानों को खोलने की अनुमति मिली है, आधे की नीति से जैसे संस्थान को खोलने की अनुमति मिली है, ऐसे कौन से बीच के रास्ते प्रबंधन तंत्र के पास हैं जिसके प्रस्तावों के साथ विद्यालय खोले जा सकते हैं और विद्यालयों की स्थिति को पुनः बहाल किया जा सकता है। अगले अंक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जनमंच खबर। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।